बीजेपी के 3 एजेंडे थे, लोगों से किए गए 3 वादे थे जिसको लेकर वो कई बार चुनाव में गए, लोगों के बीच गए। हर बार के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया, दावा किया। 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, फिर 2019 के चुनाव में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब 2024 की बारी है। पीएम मोदी और बीजेपी ने जो 3 वादे किए थे उनमें से 2 को पूरा कर दिया है। लोगों के जहन में अब यही है कि क्या 24 का चुनाव अब बचे हुए तीसरे एजेंडे पर होगा या फिर 2024 के चुनाव से पहले मोदी इसे भी पूरा कर देंगे। सवाल यही है कि आखिर वो 3 वादे कौन से थे जिनमें से 2 पूरे हो गए, तारीख भी उसकी मुकर्रर हो गई। सवाल यही है कि क्या अब बारी तीसरे वादे की है। पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में जानिए। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करना बीजेपी के एजेंडे में था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन करने की भी डेट आ गई है। 22 जनवरी 2024 यही वो तारीख है जब आम लोग अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर भी बीजेपी के एजेंडे में रहा है। अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, ये भी बीजेपी के एजेंडे में है। चौबीस के चुनाव में बीजेपी जब उतरेगी तो लोगों के सामने वो 2 बड़े वादों को पूरा करने की बात हर मंच, हर रैली से दोहराएगी। एक, जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा, जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुआ। 24 का चुनाव जब होगा तब तक राम मंदिर में लोग दर्शन भी करने लगेंगे। ऐसे में बीजेपी राम मंदिर की बात भी हर रैली, हर मंच से दोहराएगी। तो क्या 24 के चुनाव में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एजेंडा लेकर उतरेगी? सियासी जानकारों के मुताबिक समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और जनसंख्या विरोधी कानून जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार हड़बड़ी में नहीं है। बीजेपी का अगला लक्ष्य साल 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता कानून हो सकता है या फिर साल 2024 के चुनाव का एजेंडा हो सकता है। बीजेपी जनसंघ के जमाने से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती आई है। साल 2014 और 2019 के चुनाव में भी ये मुद्दा बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल था। हो सकता है कि साल 2024 के घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता चुनाव का मुख्य एजेंडा हो। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने मैराथन बैठकों के बाद लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिटेल दस्तावेज तैयार कर लिया है। 1-2 बैठकों में अंतिम मुहर के बाद इसे मॉनसून सत्र से पहले कानून मंत्रालय को सौंपने की तैयारी भी है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल तैयार करेगी। अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधेयक कब लाया जाएगा, लेकिन हैदराबाद वाले भाईजान अभी से परेशान हैं। ओवैसी अमेरिका में थे, वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बैरिस्टर ओवैसी ने भाषणबाजी की, दावा और दलील दी। आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते कि इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करते। अरे इसका डेटा बताओ। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का वो बहुत गिरा है। 4.9 से मेरे ख्याल से अब 3.9 या 4 तक आ चुका है। सबसे ज्यादा गिरा है TFR रेट। उसमें बात नहीं करने में बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। कहां पैदा कर रहे भाई, आप डेटा तो दो। अब बोलते नहीं आप लोग बहुत शादी करते, मतलब वो भी डेटा दो। जो लास्ट सर्वे हुआ था उसमें हमारे हिंदू भाइयों में और मुसलमानों में ज्यादा फर्क नहीं था दूसरी बीवी का। डेटा बोल रहा है ज्यादा फर्क नहीं था। अब चौथी बात बोलते कि नहीं नहीं अब इससे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस बुनियाद पर लाएंगे आप? किस बुनियाद पर लाएंगे? नहीं, आपके पास जो है औरतों को हुकूक नहीं मिलते, आपके पास औरतों को ये नहीं मिलता। अब जब हम सवाल करते हैं कि भाई आप बताओ दया भागा स्कूल ऑफ थॉट होगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट होगा, फिर हम जब सवाल करते कि विल पावर अगर आप खत्म करेंगे, क्या विल पावर खत्म नहीं कर सकते? मगर इस्लाम में कोई विल के जरिए अपनी पूरी जायदाद अपनी एक औलाद को नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से 1/3 है, उलमाए कराम मौजूद है, वो मुझे करेक्ट कर सकते। वो विल पावर आप खत्म नहीं करना चाहेंगे। मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनकी तहजीब से, उनके तमद्दुन से, उनके मजहब से
उनका रिश्ता खत्म कर दो। 22वें लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मिशन मोड में काम किया। आयोग ने 2 दर्जन से अधिक बैठकें की और प्रस्तावित कोड के तमाम पहलुओं पर विचार के बाद एक व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया है। इनमें सिविल कोड से जुड़े तमाम धर्मों के विधि विधान और रीति रिवाजों पर गहराई से गौर किया गया। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का अध्ययन करते हुए कुछ मानकों को सामने रखा गया है और उन्हीं के दायरे में रिपोर्ट पर काम हुआ। कोड ऐसा हो जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न रहे, धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं और भावनाओं का आदर कायम रहे, तलाक के मामलों में बच्चों के अधिकार सुनिश्चित रखे जाएं, कोड अधिकतम स्वीकार्यता वाला हो, संविधान की कसौटियों पर खरा हो। जाहिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन हर बारीकियों का अध्ययन कर रहा है, लेकिन ओवैसी को लगता है कि केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता के जरिए मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। मुस्लिमों के तहजीब और उनके मजहब पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अटैक है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुस्लिमों को थर्ड रेट का सिटीजन बनाने का इल्जाम लगा रही है। पहले बयान सुनिए, फिर पूरा गुणा गणित समझाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा क्योंकि आखिर में तथ्य गलत नहीं बोलते। मैं कुछ गलत कह सकता हूं, नड्डा साहब कुछ गलत कह सकते हैं, पर आप तो जज हैं एक तरह से जनता के, तो आप तो आकलन करेंगे। शेड्यूल ट्राइब आदिवासी भाई बहन जो हैं उनकी 15 सीट्स हैं। कांग्रेस 14 जीती, जनता दल 1 जीता, बीजेपी 0 जीती। शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियां, दलित भाई बहन जो हैं उनकी हम 35 में से 27 सीट जीते। भाजपा को लगभग नकार दिया गया। अल्पसंख्यक समुदायों की कोई एक्सक्लूसिव सीट तो नहीं है, पर वो ईसाई हों, वो जैन हों, वो बुद्ध हों, वो मुसलमान हों, पहली बार उन्हें लगा कि कांग्रेस के शासन में उन्हें बराबरी के सेकंड रेट सिटीजन नहीं देखा जाएगा, उनको किसी भी और नागरिक की भांति उनका आकलन होगा। बीजेपी की सरकार में वो सेकंड रेट सिटीजन थे, थर्ड रेट सिटीजन थे। कर्नाटक की प्रचंड जीत से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी थे, एक सीट का आंकड़ा बता रहे हैं। मुस्लिमों ने कांग्रेस को जमकर वोट किया, ये भी बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि मुस्लिमों ने कांग्रेस को जमकर वोट किया। कर्नाटक में करीब 13% मुस्लिम हैं। CSDS की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के चुनाव में कर्नाटक के मुस्लिमों ने कांग्रेस को एक तरफा वोट किया। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में कांग्रेस को करीब 70% मुस्लिमों ने वोट दिया, तो वहीं बीजेपी को 10% वोट मिला। ओवैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू मुसलमान से जोड़ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिमों की पहचान को खतरा बता रहे हैं। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएगी, अभी उसका इंतजार है। 24 में चुनाव भी है, लेकिन उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तैयारी तेज है। उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त हर मंच हर सभा से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी। अब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा भी तेज हो गई है, उस पर बात हो रही है। सवाल यही है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ओवैसी क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करके ही बिफर जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ साथ सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के सहित कानूनों में एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। सवाल यही है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म, किसी वर्ग के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों पर लागू होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, ये तो जब बिल आएगा तब पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर लगातार राजनीति होती रही है। 22 अप्रैल 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, CAA, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक के बाद अब बारी समान नागरिक कानून की है। अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मांग की थी कि PM मोदी को पूरे देश में समान नागरिक कानून लागू करना चाहिए। शिवपाल यादव ने भी कहा था कि देश में समान नागरिक कानून लागू करने का सही समय आ गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने सरकार गठन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। देश में लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है। उत्तराखंड सरकार ने तो पहल भी कर दी है। गोवा देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। गोवा में साल 1965 से ही समान नागरिक कानून लागू है। उत्तराधिकार, दहेज और विवाह के संबंध में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए एक ही कानून है।
कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पूरी तरह अपनी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। यदि कोई मुस्लिम अपनी शादी का पंजीकरण गोवा में करवाता है तो उसे एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। गोवा में जन्मा कोई भी शख्स एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। समान नागरिक कानून को कई कट्टरपंथी धर्म पर हमला बताते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी लड़ाई सियासी है। 24 में चुनाव है तो बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वहीं ओवैसी भी 24 के चुनाव में 2014 और 2019 में बीजेपी को मिले वोटों की गिनती कर रहे हैं। किस जाति किस धर्म के लोगों ने बीजेपी को कितना वोट दिया। मैं तो ये कोशिश, मेरी हमेशा हमारी पार्टी कोशिश यही रही कि भाई मुसलमानों की एक सियासी क़यादत बने, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो मुसलमान अपनी बात कर सकेंगे। और अगर आज बीजेपी इख्तिदार पर है तो इसमें कोई मुसलमानों का रोल नहीं है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का भी कोई रोल नहीं है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं, जो हमारे लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं उनसे कहूं कि भाई आप ये फेसबुक पे लिख के, ट्विटर पे लिख के, अखबार में एक बयान दे के, किसी के घर में बैठ के आप बोल रहे हैं, भाई आप बैठ के मेरे सामने बात करो, मैं तैयार हूं आपकी बात को सुनने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।